हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो बीपीएससी है, वो 3 विचारक को बारे में ज़्यादा पूछता है। जैसे कि एक हैं हम लोग का नेहरू जी, दूसरा है गांधी जी, तीसरा है टैगोर। लेकिन ये पॉसिबल बनता है कि आप लोग कोई भी पढ़ना पड़ेगा। लोहिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा तो आपको फिर से लोहिया के बाद एक राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ लीजिएगा, फिर से जयप्रकाश नारायण के भी बारे में पढ़ लीजिएगा, हो सकता है। तो आप लोगों को ये बारे में पढ़ना है, लेकिन जो ये 3 वो है इम्पोर्टेंट है, कौन? नेहरू, गांधी जी और टैगोर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विचारक, कौन से? तो गांधी जी। तो आज ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। क्या होगा? ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो कि 38 नंबर के आता है परीक्षा में। तो आप लोग जानते हैं कि गांधी जी के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग को बहुत सारे उन्होंने विचार दिए थे। तो उन्हीं विचारों में से कुछ विचार इसमें पूछा गया है, जिसको हम लोग लिखेंगे। तो विचार क्या क्या लिखना है इसमें? क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के सामाजिक और आर्थिक विचारों को संक्षिप्त में लिखने और उनकी प्रासंगिकता। प्रासंगिकता जब भी कोई पूछेगा, इसका मतलब जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में हमको क्या करना है? लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो ये प्रश्न जो पूछा गया है, इसमें देखिए 4 स्टेप बनेगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि हर चीज़ को पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और छोटा-सा वहाँ पर डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। तो आपका क्या होगा कि जो आंसर होगा बढ़िया होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, 4 स्टेप बना लिए हैं। स्टेप 1 में भूमिका लिखेंगे, स्टेप 2 में उसके सामाजिक विचार, ठीक है। स्टेप 3 में उनका आर्थिक विचार लिखेंगे, फिर उनकी वर्तमान में जो प्रासंगिकता है वो लिखेंगे चौथा में। 5 स्टेप में जानते हैं कि हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। और निष्कर्ष को हम कितने बार बोले हैं कि जब भी हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? निष्कर्ष को हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि उसमें क्या हुआ कि जो उनके प्रासंगिकता को बताते हुए उसकी जो आज की प्रासंगिकता और उसमें कुछ सकारात्मक चीज़ों को लेते हुए निष्कर्ष को लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भूमिका से। ठीक है, देखिए डायग्राम बना लीजिएगा तो छोटे-छोटे चीज़ लिख लीजिएगा। जैसे कि उनका सामाजिक विचार में क्या था? तो समानता संबंधी विचार दिए थे, फिर से जाति संबंधी दिए थे, अस्पृश्यता संबंधी दिया था, शिक्षा संबंधी दिए थे, नारी उत्थान संबंधी, बाल विवाह और दहेज प्रथा, ये सभी उनका सामाजिक विचार था। तो इसके बारे में आपको लिखना है। ऐसे आप डायग्राम छोटा-सा बना लीजिएगा ना, जैसे क्वेश्चन तो इतना बड़ा मिलता है आपको नहीं, अब तो क्वेश्चन नहीं मिलता है, लेकिन आप पीछे पीछे क्या करेंगे, आप बना सकते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन मिलता था, तो क्वेश्चन पहले मिलता था तो लड़के क्या करते थे, जो समझदार थे, उसी पर छोटा सा डायग्राम बना लेते थे कि ये हमको लिखना है, ताकि उसमें आपका लय बना रहेगा। अगर आपका लय बना रहेगा तो आप क्या करेंगे, बेहतर लिखाएंगे। नहीं तो क्वेश्चन शुरू किए और फिर पता नहीं चला क्या लिखना है, फिर आप छोड़ देंगे। तो लेकिन इसमें क्या हुआ, छोटा सा एक डायग्राम पीछे अगर बना लेंगे तो आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि हमको यही पॉइंट लिखता है, और आप लय से लिखते चले जाएंगे। उसके बाद क्या है कि इसमें आर्थिक विचार में दिए थे आत्मनिर्भर गाँव, कुटीर उद्योग के बारे में बोले थे, सर्वोदय योजना बोले थे, ट्रस्टशिप का सिद्धांत दिए थे। फिर से गांधी जी वर्तमान उनका प्रासंगिकता क्या है वो लिखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भूमिका से। महात्मा गांधी न सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के नायक ही, बल्कि भारतीय समाज एवं संस्कृति के शाश्वत मूल्यों जैसे कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, त्याग आदि के सच्चे प्रतिनिधित्व और वाहक थे। देखिए ये कहने का मतलब ये है कि गांधी जी को हम लोग विचार, कोई भी विचार को लिख रहे हैं तो उसकी जो भी मतलब उसकी जो भी खासियत चीज़ है उसको हम लोग लिखना शुरू करेंगे। उन्होंने साम्राज्यवादी शासन के विकल्प के रूप में समतामूलक मानव कल्याण से परिपूरित व्यवस्था का स्वप्न देखा था। साथ ही वे भारत की गुलामी के लिए औपनिवेशिक शासन के अतिरिक्त जाति भेदभाव, अस्पृश्यता, सामाजिक अन्याय, महिलाओं का दोयम दर्जा, श्रम की हीन समझना आदि कारकों को भी प्रदायी मानते थे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं गांधी जी ये नहीं सोचते कि हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद हो जाएं, ये भी सोचते हैं कि कैसे जाति से हम लोग ऊपर उठें, अस्पृश्यता को समाप्त कर दें, सामाजिक अन्याय ना हो, फिर से महिलाओं का जो दोयम दर्जा है उसको भी समाप्त करना है, जो श्रम को हीन भाव से, एक बार कहा जाता है कि गांधी जी कहते हैं कि जो बाल काटता है उसका उसका भी वेतन वही होना चाहिए, जो वकील है उसका, दोनों का वेतन एक ही, मतलब कि जो वकील है उसका भी वेतन एक ही इतना होना चाहिए, जो बाल काटता है उसका, दोनों का वेतन क्या होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए। ये गांधी जी का मानना था। इसी कारण उनके निवारण के लिए उन्होंने साम्राज्यवादी शासन के विरोध के साथ साथ रचनात्मक कार्य में भी
को भी अपनाया। उनके सामाजिक और आर्थिक विचार इतने प्रगतिशील एवं व्यवहारपूर्ण थे कि न सिर्फ भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत इसे रखा, बल्कि आज भी देश में मौजूद व्याप्त सामाजिक और आर्थिक तनाव को दूर करने में काफ़ी प्रासंगिक है। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इसके साथ साथ रचनात्मक कार्य का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सामाजिक सुधार कैसा किया जाएगा, अखिल भारतीय का वो जो स्थापना किए थे, बहुत सारे लेख लिखे थे, ये सब चीज़ों को क्या बोलेंगे, रचनात्मक कार्य। और सामाजिक आर्थिक विचार भी बहुत सारे दिए थे, इस सबको लिखना है। तब उनका क्या है, कौन सा विचार, बट सामाजिक विचार के बारे में लिख रहे हैं। गांधी जी को अपनी भारत यात्रा के दौरान भारतीय समाज और संस्कृति को काफ़ी नज़दीक से समझने का मौका मिला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गांधी जी जब आए थे कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से, तो यहाँ पर तो 1915 में आए थे, तो पहले 1 साल उन्होंने पूरा बढ़िया से घूमा था और लोगों को समझा था। उसके बाद यहाँ पर वो स्वतंत्रता संग्राम में अपना भूमिका को योगदान देना शुरू किया। पहले उन्होंने क्या किया, घूमा और समझा। इस दौरान वे भारतीय समाज की कमियों एवं खूबियों के बारे में अच्छी तरह से परिचित हुए। भारत में समाज के उत्थान के लिए उन्होंने निम्न विचार प्रस्तुत किए। अब देखिए यही सब के कारण उन्होंने क्या किया, समाज में उत्थान के लिए कई तरह के उन्होंने क्या किया, उत्थान के लिए विचार दिए, क्योंकि वो बहुत बारीकी से देख लिए थे। 1 साल घूमे थे तो कहाँ पर कौन से समाज जो है में कौन सी विसंगतियाँ हैं, उनको क्या करना है, दूर करने, और उनको दूर करने के लिए बहुत सारे क्या किए, विचार दिए। कौन से है, पहले समानता संबंधी विचार, क्योंकि बहुत सारे भेदभाव था। गांधी जी मानव मात्र की समानता पर अत्यधिक बल देते हैं, क्योंकि उनके विचार में सभी मनुष्य ईश्वर के संतान है तथा जाति, धर्म, रंग आदि के आधार पर भेदभाव ईश्वरीय नियमों के खिलाफ है। उनका मानना था कि ईश्वर एक है तथा सभी प्रकार के धर्म में उस तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। गांधी जी मानते थे कि जितने भी लोग हैं वो क्या है, मानव के संतान है और सभी का ईश्वर एक ही है। इसलिए उन्होंने बोला था कि अल्लाह राम और अल्लाह तेरो नाम आप लोग सुने होंगे, वो गाना बता रहे थे। और सभी मार्ग जो धर्म है वो कहता है कि मार्ग पर जाने के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन सबका भगवान जो का है एक ही है। पुनः गांधी जी सभी धर्म के नैतिक सिद्धांतों के आचरण को मनुष्यों के लिए उपयोगी और अनुकरणीय समझते थे तथा आदर्श समाज के निर्माण में कानूनी एवं धर्मनिरपेक्षता से अधिक नैतिकता को महत्व देते थे। इसके अलावा गांधी जी सभी धर्मों को समान आदरभाव से देखते थे तथा सर्वधर्म स्वभाव में विश्वास करते थे। ये उनका था क्या, समानता संबंधी विचार। तो आप इसको लिख देंगे। फिर वो क्या बोले थे कि कर्म एवं जाति संबंधी विचार। तो आप लोग जानते हैं कि गांधी जी जो थे वो जाति नहीं मानते थे, वो कर्म मानते थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन जाति व्यवस्था आधारित सभी प्रकार के भेद और स्तरीय के खिलाफ थे। उनके विचार में वर्ण व्यवस्था में सामाजिक समता का अभाव था। इस व्यवस्था में व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके कर्म, रुचि, व्यवसाय एवं नैसर्गिक प्रतिभा के आधार पर होती है, जबकि जाति व्यवस्था में जाति का निर्धारण जन्म, कुल एवं वंश के आधार पर होता है। जो असमानता, ऊंच नीच भेदभाव होता है, इसलिए सबसे बुरा पहलू अस्पृश्यता है। कहने का मतलब ये है कि गांधी जी कहते हैं कि जो कर्म से है ना वो ये ठीक है, लेकिन जन्म से जो जाति प्रथा जो है जन्म से है, लेकिन जो कर्म से जो है वो क्या है, ठीक है। कर्म से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी अगर हलवाई हैं तो जो उसका लड़का है अगर वो हलवाई बनेगा तो क्या बनेगा, बढ़िया बनेगा, क्योंकि घर में वो देख रहा है कि मिठाई कैसे बनता है, पूरी कैसे छाना जाता है, तो क्या करेगा, बढ़िया बना पाएगा। और कोई बढ़ई अगर लड़का अगर बढ़ई का काम करेगा तो बेहतर करेगा, क्योंकि रोज रात दिन देख रहा है कि बढ़ई वाले काम कैसे करते हैं, उसके घर औजार है, उस औजार को रोज देख रहा है तो क्या करे, बढ़िया काम करेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि कर्म जो है वो ठीक है, लेकिन जन्म से जो जाति है वही क्या है, खराब है, उसका वो लोग दुष्ट मानते हैं। वो कह रहे हैं कि जन्म की जाति के कारण ही समाज में ऊंच नीच, भेदभाव और अस्पृश्यता जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई है। उसके बाद अस्पृश्यता संबंधी विचारों का क्या था। गांधी जी अस्पृश्यता को कट्टर विरोधी मानते थे, ठीक है। उन्होंने इसे हिंदू समाज की कोड की संज्ञा दी, ठीक है, तथा इसके निवारण के लिए कई तरह के कार्य। कोड मतलब जानते करते हैं कि कोई कोडी हो जाता है जो उसको समाज से निकालना बहुत जरूरी वो चीज़ हो जाता है, इसीलिए उसको कोड की संज्ञा दी जो अस्पृश्यता था। जैसे उन्होंने अछूतों को हरिजन कहकर
सम्मानित किया। हरिजन का मतलब क्या माने कि कहने का मतलब उनका ये था कि जो अछूत यानी जो दलित है वो हरिजन है। हरिजन मतलब क्या है कि जो हरि जी हैं, जो माने भगवान है, उनसे बहुत ज़्यादा क्या है वो नज़दीक है। हरि से क्या है बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए उनको हरिजन बोले कौन गांधी जी। तथा उन्होंने पुनरुत्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जो दिया, उनकी कौन से अस्पृश्यता के उत्थान को क्या कहे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। इसी क्रम 1932 में उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और इसके माध्यम से विभिन्न प्रदेशों में अछूत बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए छात्रावास की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण तथा सामाजिक समता की स्थापना के लिए प्रायश्चित के दर्शन को अपनाने पर बल दिया। वो क्या किया, अस्पृश्यता को कैसे निवारण करना चाहिए, प्रायश्चित कीजिए। क्या करना है, प्रायश्चित करना है। उसके बाद है उनका शिक्षा संबंधी क्या विचार था। गांधी जी औपनिवेशिक सरकार के द्वारा आरोपित पाश्चात्य प्रणाली पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को एकांकी और पतनोन्मुखी मानते थे। पतनोन्मुखी मानते हुए इसका विरोध करते हैं। मतलब जो औपनिवेशिक शासन यानी जो ब्रिटेन वाले चला रहे थे उसको ठीक नहीं मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल मानसिक विकास का वर्ण नहीं बल्कि शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक, नैतिक, चारित्रिक यानी सर्वांगीण विकास में। उनका कहना मतलब है कि अगर पढ़ने से ये मत समझो कि आपका थोड़ा सा दिमाग ठीक हो, दिमाग के साथ साथ आपको समाज में कैसे रहना है, आपका चरित्र का व्यवहार कैसे होना चाहिए, आपका आर्थिक मतलब पढ़ने के साथ साथ आपका पैसा का भी व्यवस्था अपना होना चाहिए। पढ़ने के बाद ऐसा ना हो कि आपके पास डिग्री हो जाए, पढ़ने के बाद आप ऐसा होना चाहिए कि आप कहीं पर रोजगार ले लें या कुछ रोजगार का खड़ा कर दें, ये होना चाहिए, यानी सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा पर आधारित एक नई वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था का वकालत की, जो वार्धा स्कीम एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए उन्होंने वार्धा स्कीम लाया किसके लिए, जो ब्रिटेनों का शासन व्यवस्था शिक्षा संबंधी था उससे वो क्या हुआ दूर हट के, क्योंकि वो ठीक नहीं था। इसके लिए उन्होंने क्या लिया, वार्धा एजुकेशन लाया था। इस शिक्षा योजना का आधार स्वावलंबन एवं स्वदेशी को भावना थी। स्वावलंबन मतलब कि अगर पढ़ने के बाद आपने अपने क्या बोला, अपने आप पे अपने हम बल होंगे, अपने आप पे हम खड़े होंगे। और स्वदेशी यानी कि हम जो अपने देश का चीज़ है उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ये सब चीज़ें कहा था उनका स्वदेशी वाला। नारी उत्थान संबंधी उन्होंने नारी जैसे जैसे कि आप लोग ऊपर पढ़े हैं कि गांधी जी जो महिलाओं का दर्जा था समाज में दूसरे दर्जा का था, इसलिए गांधी जी चाहते हैं कि नारी का भी उत्थान होना चाहिए। तो गांधी जी लैंगिक समानता एवं नारी मुक्ति के प्रबल समर्थक थे तथा उनके हृदय में महिलाओं के लिए गहरी सहानुभूति और आदर का भाव मौजूद था। वे महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अधिक सुदृढ़ एवं सहृदय मानते थे। वे नारी को अबला कहने के सख्त खिलाफ थे। गांधी जी ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान न केवल महिलाओं को इससे भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया बल्कि उन्हें नेतृत्व का अवसर भी प्रदान किया। फलतः सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, अरुणा असफल जैसे नेतृत्वों ने उनका मुख्य द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के नेतृत्व में तथा अपनी निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। क्या कहे, उन्होंने ऐसे बस गांधी जी महिलाओं को बस उत्थान नहीं किए, उन्होंने अपने आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भाग दी। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा असफली को आप जानवे करते हैं कि बहुत सारे महत्वपूर्ण के लिए सरोजिनी नायडू का बयान करते हैं कि कहा गया कि सरोजिनी नायडू प्रथम क्या थी, हम लोग प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और विजया लक्ष्मी के बारे में जानते हैं, नेहरू जी की का बहन थी। बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन किया। गांधी जी के अनुसार बाल विवाह केवल सामाजिक एवं नैतिक कुरीति नहीं अपितु स्वराज्य की प्राप्ति में भी अवरोध है। गांधी जी का मानना है कि जो बाल विवाह है वो सामाजिक नैतिक कुरीति, सामाजिक एवं नैतिक कुरीति नहीं अपितु स्वराज्य की प्राप्ति में भी क्या है, अवरोध है। बाल विवाह एक अमानवीय एवं अनैतिक कृत्य है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और कहा कि अगर कोई विधवा पुनर्विवाह का इच्छुक हो तो उसे बहिष्कृत नहीं करना चाहिए। जैसे जानते हैं कि पहले का समाज जो था विधवाओं को थोड़ा सा हेय दृष्टि से देखता था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं, अगर चाहती है शादी करना तो शादी कर सकती है। दहेज प्रथा का भी विरोध किया। दहेज प्रथा गांधी जी ने न केवल घोर विरोध किया बल्कि उनका विचार था कि यह प्रथा शीघ्र नष्ट होनी चाहिए। गांधी जी दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए जाति बंधन तोड़ने पर बल दिया।
उनका बोला कि दहेज प्रथा तुरंत कम करने के लिए बोला जाति को बंधन तोड़ दे, यानी कोई दूसरी जाति में विवाह कर सकता है, इससे दहेज का लेन देन नहीं होगा। जबकि अपने से ब्याह कर रहा है कोई तो दहेज का जो है लोचा नहीं रहेगा। समझ गए। सोचिए गांधी जी उस समय सोचे थे कि दहेज नहीं होना चाहिए, कौन 100 साल पहले, लेकिन अब क्या हुआ, अभी भी दहेज प्रथा खत्म नहीं हुआ। गांधी जी के आर्थिक विचार, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि सामाजिक और आर्थिक विचार, तो हम लोग सामाजिक पढ़ लिए। सामाजिक में क्या कहता है, दहेज था, बाल विवाह था, नारी उत्थान था, शिक्षा था और अस्पृश्यता था, जाति था और समानता था। ये सभी विचार हो गए, 5-6 विचार। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक विचार। गांधी जी किसी भी व्यक्ति के कल्याण के लिए आर्थिक स्तर पर समानता को काफ़ी प्रमुखता देते थे। गांधी जी समतावादी आर्थिक व्यवहार के हिमायती थे। उनका सुझाव निश्चित रूप से समाजवाद की ओर था, पर वे वर्ग संघर्ष के जगह वर्ग समन्वय में विश्वास करते। वर्ग संघर्ष मतलब दो वर्गों के बीच जो विवाद होता है उसको वर्ग संघर्ष बोलते हैं, और वर्ग समन्वय मतलब दोनों वर्ग मिलके एक बढ़िया रास्ता या बढ़िया काम करे उसको वर्ग समन्वय कहते हैं। आत्मनिर्भर गांव एवं लघु कुटीर उद्योगों का स्थापना। गांधी जी हमेशा कहते थे कि भारत गाँव का देश है और इसकी आत्मा गाँव में बसती है। उनका मत था कि गाँव का विकास के बिना भारत को समृद्ध नहीं बनाया जा सकता। इसी कारण वे शहर आधारित बृहद औद्योगिक ढांचे की तुलना में ग्राम आधारित लघु कुटीर उद्योग वाली व्यवस्था को अपनाने पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा किसानों के प्रति उनके हृदय में गहरी सहानुभूति एवं विशेष आदर भाव था। वे किसानों को सच्चा संत मानते थे, क्योंकि उनके कठिन परिश्रम से करोड़ों जिंदगियों का पालन पोषण होता था। हाल के दशक में सरकार द्वारा पूरक योजना को बढ़ावा देने वाला मनरेगा जो था वो महात्मा गांधी के नाम पर ही है। जैसे कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम उनके विचारों को वास्तविक धरातल पर उतारने का एक सराहनीय प्रयास है। तो कहने का मतलब ये है कि वो क्या कर रहे थे, गाँव जो था गाँव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे और कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे। सर्वोदय समाज की अवधारणा, क्या करें, गांधी जी सर्वोदय समाज की अवधारणा जेम्स मिल एवं बेंथन की उपयोगितावादी विचारधारा से प्रभावित थी, तो वहीं दूसरी ओर उन पर जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का प्रभाव था। जिसे आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स उसमें लिखा था जेम्स मिल और बेंथम की एक सिद्धांत है जो कि उपयोगितावादी विचारधारा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर गांधी जी किस पर एगो रस्किन बोन की पुस्तक थी अनटू द लास्ट, उससे वो क्या हो बहुत प्रभावित थे। गांधी जी सामाजिक दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। वो समाज में समानता, सबकी उन्नति और सबके कल्याण संबंधी न्यायपूर्ण विकास की बात कर रहे थे, जिसका उद्देश्य समाज में जाति पाति धर्म समुदाय स्त्री पुरुष ऊंच नीच आदि के रूप में मौजूद तमाम प्रकार के भेदभाव मिटाकर परस्पर सहयोग एवं सद्भाव के जरिए समाज के सभी स्तरों पर कल्याण के बढ़ावा देना है। गांधी जी सर्वोदय समाज के लिए उच्च आदर्श स्थापित करते हुए निम्न लक्ष्य को निर्धारित किए। उस सर्वोदय समाज के लिए क्या किया, निम्न लक्ष्य निर्धारित किए। उसमें कौन कौन सा था, जैसे कि मानव के लिए सदुपयोगी बनाना। पहला पॉइंट है नैतिकता, त्याग, सदाचार, अहिंसा, प्रेम जैसे मानवीय मूल्यों और गुणों को विकास। दूसरा, मानव को प्रत्येक तरीके से उन्नति अर्थात व्यवसायिक और भौतिक ज्ञान बाधाओं को दूर करना। तीसरा, ये 3 गुण का क्या है, सर्वोदय योजना से लक्ष्य थे कि मानव से क्या सहायता करो, नैतिकता, त्याग, सदाचार, अहिंसा, प्रेम जैसे मानवीय मूल्यों गुणों का विकास करना। ये सर्वोदय योजना उनका है। मानव को प्रत्येक तरह से उन्नति करना था, तो व्यवसायिक और भौतिक दोनों बाधाओं के दूर करना। गांधी जी का ट्रस्टीशिप, उसको न्यायशीलता की अवधारणा क्या थी। राष्ट्रीय आंदोलन के साथ गांधी जी ने समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए संरक्षित या ट्रस्टीशिप का अवधारणा प्रस्तुत की, जिससे के तहत उन्होंने वर्ग संघर्ष यानी मार्क्सवाद की अवधारणा की जगह वर्ग समन्वय की वरीयता प्रदान की। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप को समाज में व्याप्त गरीबी, भूखमरी, आर्थिक असमानता, निम्न स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रमुख साधन माना।
गांधी जी ट्रस्टशिप की अवधारणा को निम्न बिंदु से समझा जा सकता है। देखिए, उन्होंने जो अवधारणा दी उसको हम लोग समझ सकते हैं कैसे, 3 पॉइंट में। पूंजीवाद, पूंजीपति इस धन का स्वामी नहीं बल्कि संरक्षक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पूंजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका स्वामी हैं। भगवान आपके पास बहुत सारा धन दिए हैं, इसका मतलब कि वो भगवान समझ रहे हैं कि आप इसको बढ़िया से आप रख सकते हैं और दूसरे लोगों को बांट सकते हैं। संरक्षण समाज के लिए ही पक्ष में उसे ऐसा मानना चाहिए। वो संरक्षण समाज के पक्ष में है, उसे ऐसा मानना चाहिए। वह धन उसका नहीं है, अपनी समाज की संपत्ति होती है। जो उसके पास धन है वो किसका है? समाज की संपत्ति है। इस धन का उपयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं, अपने समाज के लिए करना चाहिए। व्यक्ति ऐसा तभी कर सकता है जब उसमें त्याग हो, प्रेम हो, अहिंसा हो, जैसी भावनाएं गुण होंगे। यह सब हृदय परिवर्तन द्वारा संभव है, न कि हिंसा द्वारा। ये कहने का मतलब ये है, गांधी जी कह रहे हैं कि जो आपके पास संपत्ति है समाज के लिए है, और समाज में आप कब देंगे? जब आप में अहिंसा का भावना नहीं रहेगा, आप में आप द्वेष नहीं रहेगा, आप में प्रेम की भावना रहेगी, तब होगी। और ये प्रेम की भावना आप में कैसे आएगी? ये प्रेम की भावना हृदय परिवर्तन से आएगी, न कि हिंसा से आएगी। गांधी जी के अनुसार ट्रस्टीशिप या न्यायशीलता एक अहिंसात्मक मार्ग है, जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने धन के सदुपयोग को निश्चित कर सकता है। अब गांधी जी के बारे में क्या करेंगे हम लोग? वर्तमान में जो प्रासंगिकता है, इनकी जो विचारधारा था, उसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। वर्तमान समय में भारत सहित संपूर्ण विश्व में अनेक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं से ग्रसित है। जैसे आप लोग जानबे करते हैं, ये मतलब ये चीज़ तो आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं गांधी जी वाले में। इस समस्याओं को दूर करने में गांधीवादी विचार निम्नलिखित तरीकों से काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। गांधी जी ने श्रम के महत्व पर बहुत जोर दिया तथा बौद्धिक और शारीरिक श्रम को समान मानने का विचार दिया। उन्होंने क्या किया? श्रम पर बहुत मान दिया, और उन्होंने कहने की जो बौद्धिक श्रम है, माने जो दिमाग से लगा रहा है, जो हाथ पैर से अपना काम कर रहा है, दोनों का ही समान काम है। आपके पास दिमाग है तो आप दिमाग से कीजिए, उनके पास अगर शारीरिक बल है तो वो अपने शारीरिक बल से काम कर रहा है, लेकिन दोनों का जो काम है समान है। इससे न केवल सामाजिक भेदभाव और गरीबी, बेरोजगारी दूर होगी, बल्कि व्यक्तिगत श्रम का महत्व यह साबित होगा। इससे क्या होगा कि अमन भेदभाव भी नहीं रहेगा। जैसे मान लो कि अगर कोई बड़े आदमी है तो वो अपना दिमाग से काम कर रहा है, और जो छोटे आदमी है तो वो अपने शरीर से काम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बड़ा आदमी है वो बड़ा हो गया, नहीं, दोनों का काम बराबर है। आपका काम सोचने वाला है तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो शारीरिक काम करता है वो भी क्या है? काम ही कर रहा है। गांधी जी ने भारी और मशीन आधारित उद्योगों की स्थापना का विरोध किया। उनकी वर्तमान प्रासंगिकता एमएसएमई क्षेत्र के उदय और हाल के दिनों में भारत में स्टार्टअप संस्कृति को उदय देखी जा सकती है। तो जो उनका बोले, उन्होंने छोटे छोटे उद्योग बढ़ा दिया, और जो मोदी जी ने ये भी बोल के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया, मैंने छोटे छोटे उद्योग आप अपना बढ़ाइए। तभी तो क्या हुआ? वोकल फॉर लोकल जो था वो लोगो। गांधी जी ने विवेकपूर्ण विकास और संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के बजाय प्रकृति के साथ संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विकास पर जोर दिया। गांधी जी की दृष्टि में इस अवधारणा को अपनाकर दुनिया प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन समेत कई पर्यावरणीय समस्याओं से निजात पा सकती है। गांधी जी ने अविवेकपूर्ण विकास और संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के बजाय प्रकृति के साथ संतुलित किया, ठीक है। और इन्होंने उससे कहा गया है संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विकास पर जोर दिया। गांधी जी की दृष्टि में इस अवधारणा का अपनाकर दुनिया प्रदूषण से और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? मुक्त हो सकता है। गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा समाज में मौजूद दलित, शोषित, पिछड़े और हाशिए पर पड़े वर्गों के देशों में SC, ST, BPL शामिल लोग के उत्थान के बहुत कारगर साबित हो सकती है। इससे समावेशी और समतामूलक विकास को बढ़ावा मिलेगा। गांधी जी स्वदेशी आर्थिक विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया, स्वरोजगार के निर्माण के विकास में विचारधारा की मदद से वर्तमान सरकार आत्मनिर्भर और आर्थिक समृद्धि की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जैसे गांधी जी ने बोला स्वदेशी से आर्थिक विकेंद्रीकरण से, कुटीर उद्योग के बढ़ाव से, और जो आज में भी का है भारत आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? यही सब अपनाकर। श्रम की प्रधानता, मिश्रित खेती को बढ़ावा दिया, राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण पर गांधी जी का जोर दिया, जो जिससे कि क्या हुआ? वर्तमान सरकार क्या कर सकती है? खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी, ऊर्जा संगत, राजनीतिक विद्रोह आदि को समाप्त करने में सहायता सिद्ध हो सकता है। वर्तमान परिस्थिति में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, धार्मिक असहिष्णुता होता है, युद्ध में प्रभावी क्षेत्र जैसी समस्याओं का समाधान में गांधी जी के राजनीतिक विचार
सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर इसको समाप्त किया जा सकता है। जैसे कि अब जानबे करते हैं कि बहुत सारे विद्रोह चल रहा है, इसको अहिंसा के मार्ग से ही हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसे इजराइल और अभी फ़िलिस्तीन हो गया, यूक्रेन और रूस, ये सबको महात्मा गांधी ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए महिलाओं की शक्ति और समर्थन के महत्व पर प्रकाश डाला, और जिससे वर्तमान लैंगिक असमानता समाप्त हो जाएगी और सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी गुणात्मक वृद्धि होगी। अब निष्कर्ष इसको क्या करते हैं, देखते हैं। वर्तमान में गांधी जी अफ्रीका भारत के संघर्ष के दौरान अपनी जमीनी स्तर पर सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सफल उपयोग जैसे गांधी जी अनूठे विचारों को हिंसा रहित सफल हथियार के रूप में खूब सराहा गया। अर्थव्यवस्था, सर्वोदय समाज और ट्रस्टशिप की अवधारणा सहित अनेक कई ऐसे विचार विद्यमान संघर्षक विश्व को एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करते हैं। उपरोक्त विचारों को आत्मसात करके वैश्विक स्तर पर मतभेदों को समाप्त करके एक समावेशी लोकतंत्र, टिकाऊ विश्व और राम राज्य की पुनः स्थापना संभव है। इस प्रकार गांधी जी की अनिवार्य विचारधारा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। देखिए ना, जो पीछे और नीचे वाला लाइन है कितना बेहतरीन है। आपको इसको क्या करना, लिखना भाई। देखिए एक और बात है कि अगर आपको पता नहीं चलता है कि निष्कर्ष कैसे लिखें, तो कुछ कुछ क्वेश्चन का निष्कर्ष आप नीचे वाला पॉइंट को रट भी सकते हैं। जैसे कि ये चीज़ तो आपको मतलब याद ही रहना चाहिए कि कहीं भी आप कर सकते हैं। गांधी जी के जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं तब तक अगला क्लास में। लेकिन यह ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 38 नंबर का है, तो इसको आप लोग बढ़िया से लिखिए। कभी ना कभी आ ही सकता है। सामाजिक विचार 8 नंबर में आ सकता है, राजनीतिक भी, आर्थिक विचार 8 नंबर में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको इसको बढ़िया से लिखिएगा और इसको देख लीजिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, और रुक रुक के भी आप लिख के रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।